चलिए सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे यूकेरियोटिक सेल का। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए सेल कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। एक एक चीज को समझते चलेंगे। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था, लेकिन हो नहीं पाया था पूरा की पूरा। आज अपन इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले आप लोग जब बताएंगे कौन सी सेल बना रहा हूं जब मैं, यूकेरियोटिक सेल। कौन सी सेल? यूकेरियोटिक सेल के बारे में समझ रहे हैं। अब जरा ये बताइए, ये सेल वॉल, हिंदी में कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका ये कौन नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली। ध्यान रखना, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, फ्लूइड। ठीक है, क्या भरा होता है? द्रव। इसे बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव। चलिए, इसके अंदर एक 2 झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है वो। कितनी मेम्ब्रेन से बाउंड है? डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है। ठीक है, और इस पे ये होते हैं छिद्र। क्या होते हैं ये? छिद्र। छिद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोर। चलिए यहाँ इधर लिखते हैं, इसको बोलते हैं आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसको बोलेंगे इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। बाहरी केंद्रक झिल्ली, आंतरिक केंद्रक झिल्ली, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस पोर। क्या होते हैं ये? न्यूक्लियस पोर। केंद्रक छिद्र। क्या होते हैं ये? केंद्रक छिद्र होते हैं। चलिए, इसमें भी एक द्रव भरा होता है, उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस प्लाज्मा। केंद्रक द्रव। क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। ठीक है, केंद्रक द्रव। ठीक है, इसमें एक संरचना होती है, इसके अंदर एक संरचना होती है, उसका नाम क्या था? न्यूक्लियोलस। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर होती है वो। चलो इसको कहाँ बनाऊं? चलो यहाँ बना देता हूँ। ये रहा। क्या बोलेंगे इसे? न्यूक्लियोलस। हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रका। क्या बोलेंगे? केंद्रका। और इन सबको मिला के बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक। समझ गए? तो आपने क्या समझा? ये जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, कितनी झिल्लियों से घिरा हुआ है? 2। बाहरी केंद्रक झिल्ली, आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, आंतरिक केंद्रक झिल्ली, दोनों को मिला के केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसमें एक संरचना होती है न्यूक्लियोलस, केंद्र का। इसके अंदर छिद्र होते हैं झिल्ली पर, तो केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियस पोर। और इसके अंदर द्रव होता है न्यूक्लियस प्लाज्मा, केंद्रक द्रव। और सबको मिला के बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। समझ गए? तो न्यूक्लियस के कौन कौन से वो होते हैं भाग, पार्ट कौन कौन से होते हैं? बोलो। एक होता है केंद्रक द्रव, एक होती है केंद्रक झिल्ली, और केंद्रक छिद्र, और केंद्रका। समझ गए? चलो अब जरा ध्यान से सुने। केंद्रक के अंदर क्या होता है बच्चों? कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक है, एक जाल बना लेती हैं, जाल। पहले अपन इस चीज़ को समझेंगे। पिछली क्लास में थोड़ा सा अपन उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा जल्दी में, इसलिए आप इधर समझो जरा थोड़ा सा। इधर देखो, इसमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं ऐसे। ठीक है, धागे जैसी, ऐसे। इन धागे जैसी संरचनाओं को अपन क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जोड़े में होती हैं ये। समझ गए? तो मतलब पेयर में होती हैं ये।
आप तो ये समझ लो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचनाएं न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, धागे जैसी संरचनाएं केंद्रक के अंदर पाई जाती हैं और एक जाल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? जाल। समझ गए? मतलब न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक जाल रहता है इस टाइप का, ठीक है। इस जाल को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन यहाँ लिखते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल कहेंगे। अब ध्यान तो सुनो, जब कोश का विभाजन करती है, मतलब सेल क्या करती है? विभाजन, डिवीजन करती है। जब कोश का डिवीजन करती है, विभाजन करती है, तो ये जो फिलामेंट होते हैं, मतलब ये नेटवर्क होते हैं, ये तंतु होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, मिल जाते हैं और गुणसूत्र बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? गुणसूत्र बन जाते हैं। अपन इसको एज समझे, एज मान की चलिए ए रहे जी, ये एक जोड़ी गुणसूत्र है, मतलब गुणसूत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। 1 पेयर क्रोमोसोम है, ये एक जोड़ी गुणसूत्र है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे ये क्या होते हैं? आपस में मिल जाते हैं और गुणसूत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? गुणसूत्र बना लेते हैं। समझ गए? क्या बन जाएंगे? गुणसूत्र, क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है? अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्या होते हैं ये? क्रोमोसोम। समझ गए? तो इसलिए अपन लोग इनको क्रोमोसोम भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणसूत्र कहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर? ये दो चीज होती हैं, डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए होता है, और कौन होता है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन होती है। लीनियर मतलब रेखीय। क्या होता है? रेखीय। तो आपने क्या समझा कि केंद्रक के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि एक जाल बनाती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं, उसी को हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। जैसे ही कोश का विभाजन करेगी, मतलब सेल में डिवीजन होगा, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन जाल है, वो आपस में कंडेंस हो जाएंगे, मतलब संघनन हो जाएंगे, और जोड़े में, पेयर में क्या बना लेंगे? गुणसूत्र बना लेंगे, क्रोमोसोम बना लेंगे। समझ पा रहे हैं? इस तरह से क्रोमोसोम बन जाएंगे पेयर में। जो कंडेंस है, क्या है ये? कंडेंस मतलब कोई चीज़ को दबाना, संघनन करना। समझ पा रहे हैं अपन? कंडेंस करना। तो फिर वो, और सुनो, जब कंडेंस होते हैं ना गुणसूत्र, क्रोमोसोम, तो वो छोटे मोटे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? छोटे और मोटे। मतलब ये ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल देखो, छोटे हो गए और ये मोटे भी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मोटे टाइप के हो जाएंगे, ऐसे। समझ गए? क्योंकि ये क्रोमेटिन नेटवर्क आपस में कंडेंस हो गए और छोटे मोटे गुणसूत्र बन गए। और गुणसूत्र पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। ध्यान रखना, गुणसूत्र किस में होते हैं? जोड़े में, पेयर में होते हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं। ये मत बोल देना कि एक जोड़ी गुणसूत्र है इसके अंदर, 1 पेयर नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। चाहे 2 पेयर हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 23 हो, कितने भी हो। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल तो प्लांटों में भी आती है, एनिमल में भी आती है। समझ पा रहे हैं? पंजाई में आती है, कवक के अंदर आती है, प्रोटिस्टा हो, चाहे वो एल्गी हो, सब में आती है। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना क्या ना हो, सब में। बैक्टीरिया को छोड़ के सब में यूकैरियोटिक सेल चलती है। तो इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, गुणसूत्र की संख्या, वो सब में कैसी होगी? अलग अलग होगी। ध्यान रखना। ऐसा अगर मान के चलो, इसको अपन ये समझें कि जो यूकैरियोटिक सेल है और जो अपनी सेल है, अपन एग्जांपल देते हैं कि यूकैरियोटिक सेल है और जो ह्यूमन सेल है, ठीक है, मनुष्य की कोशिका है, तो बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 23 जोड़ी हो जाएंगी, फिर 23 पेयर हो जाएंगे। चलिए ध्यान रखें, गुणसूत्र क्रोमोसोम जिसमें डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए है, मतलब डबल स्ट्रैंड रेखीय डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है। ध्यान रखना, ये सब आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है ये? आनुवांशिक पदार्थ। कोई बंदा ये मत कह देना कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिन नेटवर्क एक ही है। समझ के दोनों में थोड़ा अंतर है। क्रोमेटिन नेटवर्क एक क्या है? ये कुछ नहीं है, ये तो एक क्रोमेटिन नेटवर्क एक जाल है।
ठीक है। जैसे ही कोशिका विभाजन करती है, सेल डिवीजन होता है, तो क्या होता है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क आपस में कंडेंस हो जाएंगे, छोटे और मोटे बन जाएंगे और पेयर में हो जाते हैं, जोड़े में, उसे बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे। ध्यान रखना, कुछ नहीं है, जो अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना। और ध्यान रखना, स्टोन प्रोटीन का क्या काम है? स्टोन प्रोटीन एक बेसिक नेचर की प्रोटीन है, क्षारीय प्रकृति की प्रोटीन है। और स्टोन प्रोटीन का एक ही काम है, डीएनए को गुणसूत्र से जोड़ के रखना। जो हमारा डीएनए है वो गुणसूत्र से जोड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है। एक बात और, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? क्रोमोसोम के अंदर रहता है। तो डीएनए और क्रोमोसोम आपस में अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं स्टोन प्रोटीन की हेल्प से। ध्यान रखना। और जो लीनियर डीएनए का मतलब होता है रेखीय डीएनए। कौन सा डीएनए? रेखीय। डीएनए डबल स्टैंड होता है, सबको मालूम है। और ध्यान रखना, डीएनए का पूरा नाम आपको मालूम है, डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है। चलिए, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी बात थी वो अपने पूरी क्लियर कर ली है, समझ गए। और माइंड में एक बात और रखना, आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल सेल के न्यूक्लियस में मिलता है, लेकिन कहाँ बात कर रहे हैं ये देख लेना, यूकेरियोटिक सेल के अंदर बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स। क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। क्या पढ़ेंगे? कोशिकांग पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनो भैया, इसमें दो झिल्ली से घिरा हुआ एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है भैया? ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया है ये, समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली से घिरा रहता है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है। बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये भैया? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में बोलते हैं इसे अर्धलवक। अर्धलवक। इसे पता है क्या बोलते हैं हिंदी में? सूत्र कड़का। समझ गए? सूत्र कड़का। माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, अर्धलवक। इसमें ये लाइसोसोम है। क्या है ये? लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है। हिंदी में लयन काय। क्या बोलते हैं? लयन काय। चलिए, अब क्या होता है बच्चों इसके अंदर, जरा ध्यान से सुनो। एक केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और ये कोशिका झिल्ली, जिसे अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यहाँ से लेके नेटवर्क होता है, एक ऐसे पहला रहता है, सेल के अंदर पहला रहता है। कहाँ पहला होता है? सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। ठीक है, ऐसे पहला रहेगा चारों तरफ। अपन ने कम कम बनाया, वो तो पूरा पहला रहता है ये, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में। ठीक है, फ्लूइड है। ठीक है, मतलब एक लिक्विड है, एक तरल पदार्थ है साइटोप्लाज्म, जो कि सेल के अंदर होता है। एक नेटवर्क होता है, जाल होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कनेक्ट है और सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट है, पूरे उसमें फैला रहता है। मतलब सेल का अंत्य कंकाल बनाता है, एंडोस्केलेटन बनाता है। क्या बनाता है? एंडोस्केलेटन, अंत्य कंकाल बनाता है ये। ठीक है, मतलब सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, यांत्रिक सहारा देता है ये। ठीक है, इसका नाम क्या है? सब शायद सुना होगा, इसका नाम है ER। क्या नाम है इसका? ER। मैं यही यहाँ लिख देता हूँ, ER। क्या नाम है इसका? ER। ER का पूरा नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। तो ध्यान रखें, ER जो है हिंदी में अंत्यप्रदवीय जालिका। क्या बोलते हैं? अंत्यप्रदवीय जालिका। नाम से पता पड़ रहा है, अंत्यप्रदवीय जालिका। अंत्यप्रदवीय जालिका, अंत्य मतलब अंदर, सेल के अंदर, प्रदवीय मतलब द्रव के अंदर, जाल मतलब जाल बन रहा है, एंडो मतलब अंदर, एंडोप्लाज्मिक, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म पढ़ रहा अपन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एक जाल। तो भैया ER एक जाल है। ठीक है, अब ER भी दो टाइप की होती हैं, SER, RER।
ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, खुरदरीय अंतःप्रदवी जालिका, समझ गए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी मतलब होता है रफ, और ये चिकनी। अब ये चिकनी क्यों बन गई, खुरदरी क्यों बन गई, उस चीज को जान लो पहले आप। देखो एसईआर जो है, एसईआर क्या होता है, जे रही ईआर और जे रही ईआर, ठीक है। ईआर तो कॉमन वर्ड है। अब इस पर राइबोसोम है, अगर इसकी सरफेस पे क्या है, राइबोसोम, क्या है इसकी सरफेस पर, राइबोसोम, तो ये बन जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ गए। आरईआर का मतलब क्या है, आरईआर पर राइबोसोम पाए जाते हैं, सीध बस आपको सीधा जवाब देना है। आरईआर का नाम क्यों पड़ गया, आरईआर पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरीय अंतःप्रदवीय जालिका। और एसईआर पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए वो स्मूथ है, चिकनी है, ध्यान रखना। अगर अपन इसको यहाँ बनाएं तो यहाँ पे ध्यान रखें जी, इस प्रकार से ये पूरा हिस्सा कौन होगा, आरईआर, और ये हिस्सा कौन सा होगा भैया, एसईआर, समझ गए। चलिए अब ध्यान रखना, ईआर का पूरा नाम बता दिया। अब इसके अंदर नाम आने वाला लाइसोसोम का, राइबोसोम का, किसका नाम आने वाला है, राइबोसोम का। इस बॉस को कहाँ बनाऊं, इस बॉस को यहां बना देता हूं। इसमें ये दिख रहा है कि, देखना जरा ध्यान, यहां दिख रहा है ये, ठीक है। ये राइबोसोम कौन है, ये बोलो जरा, राइबोसोम। राइबोसोम ध्यान तो सुनो, इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका द्रव्य में मिलते हैं 80S के, कौन से एस के, एस बनाए जी। अभी आप लोग घबराए नहीं, अपन सब कुछ पढ़ेंगे। अभी तो अपन सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ईआर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। इसी चैप्टर में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ क्लोरोप्लास्ट लिख दिया है, वैसे इसको बोलते हैं लवक, प्लास्टेट, समझ रहे हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टेट भी, लवक, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, समझ गए। लेकिन अपन ने लिख दिया है क्लोरोप्लास्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और सेल बॉल के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक केवल एक सेल का स्टडी चल रहा है, कोशिका का अध्ययन चल रहा है। अब भैया राइबोसोम, एस क्या है, एस आपको बताएंगे, लेकिन अभी सुन लो। एस मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, क्या होती है, स्वेडबर्ग यूनिट, समझ गए, स्वेडबर्ग यूनिट है ये, एस का मतलब है। एस 5 मत समझ लेना, 5 नहीं है, ये एस है, एस 80S, ठीक है। और ध्यान रखना 80S की 2 यूनिट होती हैं, सब यूनिट, क्या बोलते हैं, सब यूनिट, सब यूनिट, उप-इकाई। एक होती है 60S, एक होती है 40S। कौन सी होती है, 60S और 40S। सब जोड़ मत देना कि 100 कर दिया आपने, ठीक है। ये सब पढ़ाऊंगा जब राइबोसोम बताऊंगा। तो बताओ 80S के राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं। सब यूनिट, उप इकाई 2 होती है इसकी, 60S 40S। 60S का डायग्राम जे रहा हूँ और 40 का जे रहा, दोनों को मिला देंगे तो ऐसा बन जाता है, समझ गए। 80S का डायग्राम बनाए तो ऐसा बनेगा जी, समझ गए। अब ध्यान रखे, लेकिन जो 70S के राइबोसोम है, 70S के, वो इसमें मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ मिलेंगे, और क्लोरोप्लास्ट में, ध्यान रखना, समझ रहे हैं आप। अब इसमें वैक्यूल, रिक्त का, किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूल, रिक्त का। अभी तो गोल की बॉडी भी रह गई इसके अंदर। लो इसको लिख दें वैक्यूल।
रिक्तिका। अब इसमें गोल की बॉडी रह गई, लो चलो, अब जो भी रह गया होगा अब देखते हैं इसको ढंग से अब, ठीक है। चलिए अब अपन लोग सेंट्रोसोम इसको समझते हैं। ये जो देख रहे हैं गोल गोल दो दिख रहा है कि गोल गोल, ये बिंदी बिंदी मत सोच लेना, ये गोल गोल, इन्हें बोलते हैं सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल होते हैं, कितने होते हैं? दो। इसके आसपास जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोस्फीयर। चलिए चलिए एक बात तो ध्यान रखना, जहां जो सेंट्रोस्फीयर लिखा है इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा, इसके आसपास कोशिकांग नहीं होगा कोई भी, यहां पर समझ रहे हैं ध्यान से, और जो सेंट्रियोल है। चलिए अभी अपन इसको समझते हैं। अब तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए, हाँ ये, और ये भी जो लाइजोसोम है, क्या है ये? लाइजोसोम। वैक्यूल रिक्तिका के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार अपन इसको रिवीजन करेंगे, इसको समझेंगे, समझ पा रहे हैं? तो अब अपन इसको जानते हैं। ये बच्चों यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल एक कॉम्प्लेक्स सेल है, जटिल कोशिका है, एडवांस सेल है। समझ गए? ध्यान रखना, यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल, उदाहरण, ऑल प्लांट सभी पेड़ पौधे, ऑल एनिमल सभी जंतु, सभी कवक, समझ पा रहे हैं, और सभी शैवाल हैं। ध्यान रखना। प्रोटिस्टा, कौन? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत है, किंगडम है, जिसमें अमीबा, पैरामीजियम, यूग्लिना, चाहे वो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एल्गी हो, चाहे अमीबा, पैरामीजियम, यूग्लिना हो, चाहे वो शैवाल हो, एल्गी, चाहे पंजाई हो, सब में यूकैरियोटिक सेल आती है। बैक्टीरिया को छोड़कर, जीवाणुओं को छोड़कर, एक्सेप्शन अपवाद है, क्योंकि बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में आप केवल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल तो एक सिंपल सेल है, वो कोई जटिल सेल नहीं है। तो ध्यान रखना, ये अपन ने जो डायग्राम बनाया ये यूकैरियोटिक सेल है, और डायग्राम देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एडवांस सेल तो होगी, जटिल कोशिका तो होगी। तो यूकैरियोटिक सेल में दो झिल्लियां होती हैं, बाहर की तरफ होती है, उसे बोलते हैं भैया क्या? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे? बोलते जाओ, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। एक बात ध्यान रखना, अब आपके माइंड में दिमाग आ गया कि ध्यान ये सोचना है कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्लांट में भी मिलती है, एनिमल में भी मिलती है। ध्यान ये रखना है कि जो सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है, वो कैसे बनी है, ये अपन को सोचना है। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्लांट्स जो है, पेड़ पौधे, अगर इनमें यूकैरियोटिक सेल है तो बताओ सेल वॉल कैसे बनी होगी? तो सेलुलोज से बनी होगी। किससे बनी होगी? सेलुलोज से। कवक, पंजाई में अगर यूकैरियोटिक सेल है, उसमें सेल वॉल है, तो कैसे बनी होगी? काइटिन से। किससे बनी होगी? काइटिन से, क्योंकि पंजाई जो कवक है उसकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से। अब ध्यान देने वाली बात, अब आपको समझ में आ गया कि प्लांट्स के अंदर यूकैरियोटिक
यूकेरियोटिक सेल तो होती है, उसमें जो सेल वॉल होगी वो कैसे बनी होगी? सेलुलोज से। ध्यान रखना, जंतु कोश का एनिमल सेल में कभी सेल वॉल नहीं होती। यूकेरियोटिक सेल तो है लेकिन सेल वॉल नहीं है। चलिए, तो आपको मालूम है यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल है, अगर प्लांट में है तो सेलुलोज से बनी है, और कवक के अंदर है, फंजाई के अंदर काइटिन से बनी है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान रखें ये प्रोटीन और लिपिड से बनी है। किससे बनी है? प्रोटीन और लिपिड। और ध्यान रखना इसे सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसका एक और नाम है हिंदी में जीवद्रव झिल्ली, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अच्छा, जीवद्रव झिल्ली क्यों बोला? क्योंकि ये जीवद्रव को घेर लेती है, साइटोप्लाज्म को घेरती है, यही तो घेर रही है देखो जी, तो नाम पड़ गया प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जीवद्रव झिल्ली। अब सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कोशिकांग। किसकी बात कर रहे हैं? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स। किसकी बात कर रहे हैं? सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। तुमसे किसी ने पूछा क्या होता है ये? कोशिकांग, कोशिका के अंग, सेल ऑर्गेनल्स। तो भैया ध्यान रखे, जो केंद्रक होता है वो कोई कोशिकांग नहीं है, वो कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, वो तो कोशिका का एक भाग है, पार्ट है। समझ पा रहे हैं आप? तो सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं, कोशिका के जो अंग है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सूत्रकणिका कहते हैं। समझ पा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली से घिरा हुआ है। कितने झिल्ली से? 2 झिल्ली से, 2 मेम्ब्रेन से बाउंड है, 1 और 2। समझ पा रहे हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में, श्वसन में भाग लेता है। आपको मालूम है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, ऊर्जा स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? रेस्पिरेशन, श्वसन में भाग लेता है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का पूरा नाम पता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी जो ऊर्जा है वो एटीपी के अणु, एटीपी के मॉलिक्यूल के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और वैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा, 2 दिन लगेंगे, इसको ढंग से पढ़ाऊंगा तुम्हें, इसी चैप्टर में है। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरितलवक। आप जानते हैं जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट हैं, इनमें जो ग्रीन पार्ट है इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही है। ध्यान रखना, मैं अगर आपको यहाँ पर और कंसेप्ट क्लियर करूं, एनिमल सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग बताओ। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, एनिमल सेल का जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल सेल के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर। और प्लांट सेल में पूछ लिया जाए, पादप कोशिका में पूछ लिया है सबसे बड़ा कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स, तो क्लोरोप्लास्ट है। कौन है भैया? क्लोरोप्लास्ट किचन की तरह काम करता है। किचन में जिस प्रकार से भोजन बनता है उसी प्रकार से इसमें भी भोजन बनता है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने पढ़ी होगी, वहाँ आपने पढ़ा होगा जो पत्तियाँ हैं, जो लीप है, ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की, वो पढ़हरिम क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होती हैं। और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, वर्णक है, वो आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि पत्तियां जो होती हैं, लीप जो होती है, उनमें एक सेल होती है मीजोफिल सेल, मीजोफिल कोशिकाएं। और जब आप पत्तियों को काट के देखोगे तो आपको मीजोफिल सेल मिली, और मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप जानते हैं, जिसमें भोजन का फॉर्मेशन होता है, भोजन का निर्माण होता है। सूर्य का प्रकाश, लाइट एनर्जी, 6CO2 12H2O, आपको मालूम है क्लोरोफिल पिगमेंट वर्णक है, उसकी प्रेजेंस में तब जाके भोजन बनता है। ऑक्सीजन रिलीज होती है, कुछ मात्रा में जल भी बनता है। भोजन फूड हमारा अलग अलग टाइप का होता है,
चाहे उसे ग्लूकोज कहिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट कहिए, चाहे उसे प्रोटीन कहिए, चाहे फैट कहिए। क्योंकि आप जानते हैं पेड़ पौधों में, प्लांट्स के अंदर जो भोजन स्टोर होता है वो स्टार्च फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल सेल में स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में भैया? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है अपनी बॉडी के अंदर। समझ पा रहे हैं? और जो प्लांट है उनमें स्टार्च फॉर्म में। तो क्लोरोप्लास्ट भी 2 झिल्ली से घिरा रहता है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, ध्यान रखना। अब इसके बाद हम बात करेंगे ईआर के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम है, अंतःप्रदवी जाल का इसका नाम है। ध्यान रखना ये 2 टाइप की होती है, एसईआर, आरईआर। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके सरफेस पर राइबोसोम है, इसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं है। ध्यान रखना गोल्गी बॉडी को हिंदी में गोल्गी काय कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्गी काय। ध्यान रखना गोल्गी बॉडी अगर प्लांट सेल में है तो गोल्गी अपरेटस कहेंगे, समझ गए? और एनिमल सेल में है तो गोल्गी बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? गोल्गी बॉडी कहेंगे। ध्यान रखना, समझ पा रहे हैं आप? चलिए वैसे हम पढ़ेंगे सेल का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसको। अगर पूछा जाए सेल का ट्रैफिक पुलिस कौन है? गोल्गी बॉडी है। समझ पा रहे हैं? क्यों है, क्या है, ये सब गोल्गी बॉडी पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है? ये जो पदार्थ होते हैं, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, उनको पैक करती है, पैकिंग का काम करती है ये। समझ पा रहे हैं? तो गोल्गी बॉडी को सेल का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को किचन की तरह काम करता है, जो रेस्पिरेशन श्वसन में भाग लेता है। समझ पा रहे हैं आप? और ध्यान रखना इसमें अब बात कर रहे हैं किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो बता दिया मैंने, ईआर, क्योंकि वो सेल का अंतःकंकाल बनाता है, एंडोस्केलेटन सिस्टम बनाता है। अब बात कर रहे हैं लाइजोसोम। लयन का है, इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं सर? ये खुद ही पदार्थों को स्टोर करती है, खुद ही नष्ट कर देती है। इसमें एंजाइम भी होते हैं, इसके बारे में पढ़ाएंगे। अगर ये लाइजोसोम की मेम्ब्रेन टूट गई तो खेल खत्म हो जाएगा, पूरे सेल का डाइजेशन, पाचन हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। पढ़ाएंगे लाइजोसोम आपको, लयन का है। तो इतना भी याद कर लो, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग किसको कहते हैं भैया? लाइजोसोम को। ध्यान रखना। अब इसके बाद और कौन रह गया? रिक्तिका, वैक्यूल। ध्यान रखना वैक्यूल यूकैरियोटिक सेल में है। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट आते हैं, तो वैक्यूल आपको प्लांट सेल में मिलेंगे, एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना, ठीक है? वैसे वैक्यूल के बारे में ही पढ़ेंगे, जब आपको प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ाया जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। वैक्यूल, रिक्तिका, इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, सब बता देंगे। अब इसके बाद और भी नाम बच गए इसके अंदर, राइबोसोम जरा। हाँ, राइबोसोम के बारे में जानो थोड़ा। राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होते हैं 80S के, एक होते हैं 70S के। अब जरा मैं इसको साफ कर रहा हूँ, फिर आपको और बताऊंगा जरा ने, ठीक है? वैसे आपने सब देख तो लिया ना ये, ठीक है? अब वैसे मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसी में बता दूंगा। देखो जरा, ए लिखा है राइबोसोम, 2 टाइप के हैं, 70S, 80S। इसकी सब यूनिट उप इकाई 50S, 30S। इसकी उप इकाई सब यूनिट 60S, 40S। इसका डायग्राम बनाओ, ये बड़ी और ये छोटी। ये कौन सी है? 40S वाली, और ये कौन सी है? 60S वाली। ये डायग्राम बन गया 80S का। इसका भी यही रहा, ये 30S और ये 50S, दोनों मिल गए तो क्या बन गया? ये 70S। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहते हैं, समझ गए?
तो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम है, ध्यान रखना। चलिए अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेंट्रोसोम की। किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं। एक ध्यान रखना, ऐसे भी आपको मैंने बताया था ये सेल है, सेल, इधर देखते जाओ आराम आराम से, ये सेल है, उसमें ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ठीक है। इसके बाहर ऐसे, ठीक है, इसके बाहर इसको अपन ऐसे बना देते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में। ए सेंट्रियोल, क्या है ये? दो होते हैं सेंट्रियोल। इसके बाद इसमें तो कोश का तरफ भरा होगा, क्या भरा होगा? साइटोप्लाज्म होगा कोश का तरफ, और कोश का तरफ तो इसके चारों तरफ भी होगा। बोलो बोलो, इसके चारों तरफ भी तो होगा साइटोप्लाज्म सेंट्रियोल के। लेकिन इस साइटोप्लाज्म में, इस कोश का द्रव में कोई भी कोशिकांग नहीं होगा, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा, इसलिए इसको सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे? सेंट्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे? सेंट्रो। तुमसे किसी ने पूछ लिया तुम क्या बताओगे, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तुमसे किसी ने यह पूछ लिया कि भैया ये सेंट्रोस्फीयर क्या है, ये कोश का द्रव है साइटोप्लाज्म, जो कि सेल के अंदर मिलता है। और साइटोप्लाज्म को कौन सी मेम्ब्रेन कवर की है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यही तो है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, या इसको एक और नाम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जीव द्रव झिल्ली। ध्यान रखना। मुझे जरा ये बताइए, इस कोश का द्रव के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होंगे, कोशिकांग होंगे, लेकिन इस सेंट्रियोल जो है उसके चारों तरफ कोश का द्रव तो होगा, साइटोप्लाज्म होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, कोशिकांग नहीं होंगे। ध्यान रखना, इसलिए उसको बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। और जो सेंट्रियोल दो होती है, दोनों को मिला के सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम काय में हेल्प करता है, काय में सहायता करता है? कोश का विभाजन में, सेल डिवीजन में। बस यही याद पढ़ना है, तुम्हारे एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, और वैसे मैं पूरा पढ़ाऊंगा। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में, कोश का विभाजन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? कोश का विभाजन में। अब मैं आपको उसमें और लेकर चल रहा हूं। तुम क्या हल्के में ले रहे हो क्या यूकेरियोटिक सेल को? है बहुत डेंजर है ये भी। इतने क्वेश्चन बना दूंगा, इतने क्वेश्चन बना दूंगा कि चाहे वो दिल्ली का एग्जामिनर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, इससे क्वेश्चन जाना आएगा ही नहीं। फिर अब तुम तो देखो, अभी तो शुरुआत है अभी तो इसकी, तो तुम तो पढ़ते जाओ। क्या होता है कंपटीशन से, देखो तुम तो बस। यहाँ देखो भैया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, बोलो ये क्लोरोप्लास्ट, बोलते जाओ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बोलो ये गोल्गी बॉडी, बोलो ईआर, ये भैया लाइसोसोम, कौन है ये? लाइसोसोम। और ये वैक्यूल, कौन है ये? वैक्यूल, रिक्तिका, ठीक है। और कौन रह गया? राइबोसोम, राइबोसोम। और लिखो सेंट्रोसोम। चलो इधर देखो, इधर देखिए, ये सब पता कौन है? ये सब कोशिकांग है। क्या है ये? सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, भूल मत जाना कोई। सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग, कोशिका के अंग। इसमें कितनी मेम्ब्रेन है बोलो? दो। इसमें कितनी बता दे रहा? दो। ए ती यहां तक ये सब सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है। इन सब में एक एक झिल्ली होगी। गोल्गी बॉडी में भी एक है, ईआर में भी एक है, लाइसोम में भी एक है, वैक्यूल में भी एक है, और इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो क्वेश्चन आ चुका है नीट में, और डबल मेम्ब्रेन से बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के नाम बताओ।
माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। सिंगल झिल्ली, एकल झिल्ली से घिरे रहते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है। गोल्गी बॉडी या लाइजोसोम रिक्त का वैक्यूल। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम, इनमें झिल्ली नहीं होती है। राइबोसोम सेंट्रोसोम पर झिल्ली नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, ध्यान रखना। अब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी कितनी मेम्ब्रेन से बाउंड है? 2। लेकिन ये सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, कोशिकांग नहीं है। अब क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सेल के अंदर टोटल कितने पार्ट हैं जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है? तो आप बताओगे 3 है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस केंद्रक। सेल के अंदर टोटल सेल ऑर्गेनल्स बताओ जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, तो 2 ही है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगर मान के चलो मैचिंग में आ जाए, क्या न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है? बिल्कुल है। केंद्रक 2 झिल्ली से घिरा रहता है और ये दोनों बॉस भी 2 झिल्ली से घिरे हैं। राइबोसोम सेंट्रोसोम पे कोई झिल्ली नहीं होती है, दिमाग में मत ले आना गलती से। और जिन सब पे 1 2 3 4 पे सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एक ही झिल्ली से घिरे होते हैं ये। अब ध्यान देने वाली बात, मैं तुमसे बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भैया ये बताइए, प्रोटीन बनाने में सहायता कौन करता है? बोलो बोलो बोलो, कौन करता है? अरे प्रोटीन बनाने में हेल्प कौन करता है? राइबोसोम। तो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कौन है भैया? राइबोसोम। अब तुम्हें यहां पे बड़ा आनंद वाला क्वेश्चन है, तो बताओ कौन सी ईआर प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगी? बताओ कौन सी ईआर प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगी? बताओ बताओ, कौन सी ईआर प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगी? आरईआर। कौन सी करेगी? आरईआर करेगी, क्योंकि इसी की सरफेस पे क्या है भैया? राइबोसोम। समझ गए? लेकिन ऐसी आर नहीं करेगी प्रोटीन बनाने में हेल्प, ये बनाएगी प्रोटीन, ये लिपिड बनाएगी। क्या बनाएगी ये? लिपिड, मतलब बसा, लिपिड बनाने में सहायता करेगी ये। समझ गए? ये एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन, चिंता मत करो। इसके बाद बताओ, यूकैरियोटिक सेल में क्या बोला मैंने? यूकैरियोटिक सेल में, आप तो मुझे सुनते जाओ, सब दिखता है मुझे यहाँ से, एनसीईआरटी की लाइन दिखती है मुझे, काम ही हमारे दिन भर वही है। आप तो ये बताइए, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम मिलते हैं 2 टाइप के हैं, एक 70S 80S। 70S के जो राइबोसोम है, 70S के 70S के वो मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन जो 80S के राइबोसोम है, 80S के राइबोसोम है, वो आपको मिलेंगे केवल साइटोप्लाज्म, कोश का द्रव में। इसके अलावा कहां मिलेंगे? अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया किसी ने कि राइबोसोम मिलता कहां कहां है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, कोश का द्रव में मिलता है, और ईआर पे भी मिलता है। कहां मिलता है? लेकिन कौन सी ईआर पर? आरईआर पर। अच्छा, आरईआर पे कौन सा राइबोसोम होगा? 70S का कि 80S का? तो 80S का होगा। कौन सा होगा? अच्छा, 80S की कौन सी यूनिट होगी? 60S होगी। कौन सी होगी? 60S 60S। समझ गए? 70S के राइबोसोम, 70S के राइबोसोम अगर यूकैरियोटिक सेल में बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही मिलेगा। इसके अलावा तो फिर 80S राइबोसोम की बात होती है जो साइटोप्लाज्म में मिलता है, कोशिका द्रव में। और आरईआर पे वो ही मिलेगा CS का, वो उसकी बड़ी यूनिट, लार्ज यूनिट मिलेगी उसकी, वो भी 60S। समझ गए? अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है? जो सेंट्रोसोम है और राइबोसोम है, ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग है, बता दिया मैंने आपको। अब मैं तुमसे जरा एक चीज बताना चाह रहा हूं, उस चीज को भी सुनो।
पूरा करेंगे इसको। इसको ये जानने का प्रयास करेंगे, ए भैया सेल है, ए न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ध्यान रखना, एक कोश का द्रव है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक। सुन लो, इन दोनों को मिला के, केंद्रक और कोशिका द्रव को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव, क्या बोलेंगे? जीव द्रव। जीवों में पाए जाने वाले द्रव को जीव द्रव। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल में एक लिक्विड, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो मतलब फर्स्ट, प्लाज्म मतलब द्रव, लिक्विड। तो जीव द्रव क्या है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीवों में पाए जाने वाले द्रव को क्या बोलते हैं? जीव द्रव। क्या बोलेंगे? जीव द्रव कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म है क्या जी? जीवन का भौतिक आधार है, बेसिस ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे? बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ऐसे बोल दो, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार। किसी ने पूछ लिया कि फिजिकल और बेसिस ऑफ, मतलब फिजिकल और बेसिस लाइफ, मतलब जीवन का भौतिक आधार कौन है? तो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव। क्यों है? अब इसका मतलब अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। मुझे जरा ये बताइए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी जीवित जीव कोशिका से बने हैं, सेल से बने हुए हैं। सेल ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सभी जीवित जीवों की स्ट्रक्चर बनाती है, संरचना बनाती है, और फंक्शन भी कराती है। फंक्शन मतलब कार्यात्मक क्रियाएं कराती है। तो जरा आप ये बताइए, जरा सोचकर, कि इस सेल के अंदर जो क्रियाएं चलती हैं, रिएक्शन चलती हैं, जो केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं, उपापचय क्रियाएं चल रही हैं, ऑल केमिकल रिएक्शन, सभी रासायनिक क्रियाएं जो हो रही हैं, चल रही हैं, कहाँ चलती होंगी? साइटोप्लाज्म में चलती हैं। ध्यान रखना इस बात को आप। कोशिका के अंदर सभी जैविक क्रियाएं कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में। सेल के अंदर जो वाइटल रिएक्शन है, जैविक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक क्रियाएं, चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, उपापचय क्रियाएं हो, सबकी सब कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में। तो साइट ऑफ रिएक्शन, साइट ऑफ रिएक्शन है क्रियाओं का स्थल, साइट ऑफ रिएक्शन क्रियाओं का स्थल। क्वेश्चन आएगा, साइट ऑफ रिएक्शन क्रियाओं का स्थल, तो बोलेंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। कंट्रोल कौन करेगा इनको? नियंत्रण कौन करेगा इनको? क्या रिएक्शन चलती रहेंगी? क्या रिएक्शन चलती रहेंगी? क्या कंट्रोल भी तो करेगा? तो कौन करेगा? न्यूक्लियस। कौन करेगा भैया? तो सेल का डायरेक्टर है ये। सेल का क्या है ये? डायरेक्टर है ये। सेल का डायरेक्टर कौन है? न्यूक्लियस। ऐसे मान के चलिए सेल के अंदर कोई रिएक्शन चल रही है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। साइट ऑफ रिएक्शन क्रियाओं का स्थल साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? नियंत्रण कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। लेकिन ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म कैसे बनता है? न्यूक्लियस और कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव और केंद्रक से मिलकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म दोनों काम कर रहा है, क्रियाएं भी हो रही है उसके अंदर और कंट्रोल भी कर रहा है। इसलिए जो फिजिकल और बेसिस लाइफ कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं उसको। एक बात और शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो, जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, वो भैया कौन होता है? रसगुल्ला होता है। और साइटोप्लाज्म कौन होती है? चाशनी होती है। जब चाशनी और रसगुल्ला आपस में मिलते हैं तो छेना मिठाई बन जाती है। क्या बन जाती है? छेना मिठाई बन जाती है। मजाक नहीं बच्चों, हमारे सर ने पढ़ाया ये। 1 करोड़ का आंसर है ये, कि केंद्रक और कोशिका द्रव आपस में मिल गए तो जीव द्रव, वो प्रोटोप्लाज्म। अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल बता दिए। यूकैरियोटिक सेल में हमने जो भी बातें की हैं वो सारी बातें हो चुकी हैं।
अब मैं आपको जरा ये बता देता हूं कि यूकैरियोटिक सेल को वेल डेवलप्ड सेल बोलते हैं, पूर्ण विकसित कोश का। क्या बोलेंगे? पूर्ण विकसित कोश का। यूकैरियोटिक सेल को वेल डेवलप्ड सेल बोला जाता है, पूर्ण विकसित कोश का कहा जाता है। क्यों कहते हैं सर? क्योंकि जो एडवांस सेल है, जटिल कोश का है, कॉम्प्लेक्स सेल है। अच्छा सर एक बात बताओ, यूकैरियोटिक सेल में कोई अलग कैरेक्टर है क्या, कोई विशेष लक्षण है क्या? बिल्कुल है। यूकैरियोटिक सेल में जो केंद्रक मिलेगा, जो न्यूक्लियस मिलेगा, वो झिल्ली से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? मेम्ब्रेन से बाउंड है, वो भी 2 मेम्ब्रेन से बाउंड है, इसलिए यूकैरियोटिक सेल को वेल डेवलप्ड सेल कहा जाता है। अच्छा, और कोई क्वालिटी है किसकी? क्वालिटी तो और भी है इसकी, समझ गए? वो बताएंगे, जैसे एनसीईआरटी में लिखा होगा, जो भी टर्म आएगा, शब्द आएगा, उसको पढ़ाने में आ जाएगा हमारे बीच में। अब ध्यान रखना चाहिए कि भैया डबल मेम्ब्रेन से जो बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, जिन पे मेम्ब्रेन ही नहीं है उनको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो आपको ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता दिया। और ध्यान रखना, यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम है वो ज़्यादा होते हैं, समझे? कम नहीं होते, ज़्यादा होते हैं, कोई फिक्स नहीं आ गया, एग्जाम्पल ही नहीं लिया अपन ने कोई अभी तक। और ध्यान रखना, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए कौन सा होता है? डबल स्ट्रैंड लीनियर डीएनए होता है, रेखीय डीएनए होता है, समझ गए? और ध्यान ये भी रखना, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए, यूकैरियोटिक सेल में पता है सर्कुलर डीएनए भी होता है, वृत्तीय डीएनए भी होता है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ध्यान ये भी रखना तुम, वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा जी बात। सर्कुलर डीएनए, वृत्तीय डीएनए, वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि डीएनए 1 या 2% माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। वैसे तो डीएनए आपको कहाँ मिलेगा? सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में बंद रहता है वो तो, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, ध्यान रखना इस बात को आप। तो जो यूकैरियोटिक सेल की बात है, अब इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, बताइए कैसे? समझ में नहीं आया? और मैं इस पर भी बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो भी करते अपन। लाओ चलो ठीक। तो बच्चों कल हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में समझेंगे, और जो लोग बहुत दूर दूर हैं, कहाँ जहाँ भी हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो वो भी आए जल्दी से, कितना बड़ा नुकसान हो गया है। और शायद आप लोग वीडियो को देखें और समझें और ऐसे ही आनंद लें पढ़ाई का।